प्यारे बच्चों, अब तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, मैं और मेरा देश, इस चैप्टर के माध्यम से श्री प्रभाकर जी ने, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अकेला अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, इस कहावत को 100% झूठ बताया था और यह कहने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक का कोई न कोई महत्व है। अगर एक नागरिक चाहे तो वह भी अपने देश को ऊंचा उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। यहाँ पर उसके आगे लेखक दो छोटी कहानियाँ प्रस्तुत करते हुए अपनी ही बात को पुष्टि करना चाहता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियाँ तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियाँ भी न प्रेमचंद की न एंटम चेखव की। दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं हैं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। तो आइए उन दो कहानियों को हम पढ़ते हैं। और यहाँ लिखा है लेखक ने, हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वह रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला होगा और उनके दाम पूछने पर पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो यह है कि आप अपने देश में जाकर के किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो देखा आपने किस तरह से स्वामी रामतीर्थ के मुंह से वो शब्द निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। जापान पूरा देश का नाम ले लिया। जापान में अच्छे फल नहीं मिलते और उसी शब्दों को सुन करके, उसी वाक्य को सुन करके एक जापानी युवक तुरंत जाकर के एक फल की टोकरी वहाँ ला दिया और उसका जो दाम, उसका जो मूल्य है उसको भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आप बस इतना ही कृपा कीजिएगा कि अपने देश में जाकर के ना कहिएगा किसी से कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और उसके आगे लेखक एक और स्टोरी सुनाना चाहते हैं, एक और कहानी कहते हैं। इस गौरव की ऊंचाइयों का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह से लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया था, पढ़ने गया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, फोटो। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कराया। चुपचाप छिपा लिया कहीं और उस पुस्तक को फिर वापस कराया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। जो पुस्तकालय का जो अधिकारी था उसको उसने कह दिया कि उसने इस पुस्तक से एक फोटो निकाल लिया है। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का, जिसका वह विद्यार्थी था, उस देश का कोई निवासी उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये हो गई दूसरी कहानी। अब नीचे लेखक उन दोनों कहानियों से क्या
रिजल्ट निकल के आता है उसको समझाता हुआ कहता है कि मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश का मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। मतलब एक युवक जो स्वामी रामतीर्थ को ताजे फल की टोकरी दिया था, उसके कामों से यह हुआ कि अब स्वामी रामतीर्थ अपने देश में आकर के कभी यह नहीं कहेंगे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, जापान गंदा देश है। लेकिन दूसरा जो स्टोरी है, दूसरी जो कहानी है, उसमें एक ऐसा काम कर गया एक युवक, जिसके चलते उस बोर्ड के बाहर पूरा साइन लगा दिया कि अमुक देश के कोई भी नागरिक इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा देश का उसने बदनाम करके रख दिया। और इसीलिए लेखक कहता है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह जो कहावत है यह पूरा झूठ है। एक चना से ही पूरा भाड़ फूट सकता है। और फिर लेखक कहता है, इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे ही नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। यह एक बहुत बड़ी सोच है। मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए छोटी छोटी बात पर ध्यान दूँ। यह मेरा कर्तव्य है और सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने जो टॉपिक रखा है, मैं और मेरा देश, उस टॉपिक पर बात करते हुए कहता है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ नहीं है, मैं ही मेरा देश हूँ, ऐसा वे सोचते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उन छोटी छोटी बातों पर मैं पूरा ध्यान दूँ, हैं, और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जो दुख सुख के लिए जिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी उतने ही ध्यान दूँ, यह मेरा कर्तव्य है। और मैं इस देश के नागरिक हूँ, इसलिए इस देश से जो लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल सकता है, वह लाभ भी मैं पूरी तरह से पूरा पा सकूं, यह मेरा अधिकार है, यह लेखक कहता है। और इसके आगे लेखक एक दूसरी बात बताता है, कहता है, मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य की करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यद्यपि उसके पीछे अच्छी भावना हो। अर्थात हम जिस भी कार्य को करते हैं, उस कार्य के पीछे हमारी भावना निहित होनी चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए लेखक आगे और कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहता है, महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए, तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हांडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हांडिया को स्वयं खोला
और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। यह स्टोरी बहुत ही रोचक है अगर हम इसकी गहराई में जाएं। आगे लेखक कहता है, राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती थी? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? न उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी। लेखक कहता है कि उस शहद की कीमत भी बहुत नहीं थी, न उसमें हीरे मोती लगे हुए थे, ये बिल्कुल नहीं, न उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उस बूढ़े के उस कार्य के पीछे उसकी भावना अच्छी थी, इसलिए उसको राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया और उसको ससम्मान घर वापस भेजा और अपने ही हाथों से उसे शहद भी खिलाया। यही बात लेखक कहना चाहता है। और इसके आगे एक और स्टोरी है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।